आदाब, नमस्कार। मैं शुएब रजा आप सभी का बोल यूपी हल्ला बोल में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। लगातार राजनीतिक सियासी दलों की एक कोशिश है कि जनता को, आवाम को अपनी तरफ खींचा जाए। लगातार वादे और दावे किए जा रहे हैं। ये वक्त सरकार से हिसाब किताब करने का भी है, विधायकों से उनके जरिए किए गए कामों का हिसाब मांगने का भी है। लगातार तमाम लोग राजनीतिक चर्चाओं में हिस्सा भी ले रहे हैं, चाहे चौक चौराहों की बात करें या चाय की दुकानों पर। आजकल चर्चा यही है कि दरअसल 2022 में सरकार कौन बना रहा है। पूरे देश की, पूरे मुल्क की नज़र उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि यहीं से दिल्ली का रास्ता निकलता है। हर कोई इस बात को मानता है। हम भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाएंगे इस प्रोग्राम के जरिए, बोल यूपी हल्ला बोल के जरिए, और आवाम का मन टटोलेंगे। आज हम पहुंचे हैं अमरोहा जिले की धनौरा विधानसभा में, और इस विधानसभा सीट की बात करें तो गजरौला भी इसी विधानसभा सीट में आता है। विधानसभा की बात करें तो यहाँ बीजेपी के विधायक है, और ये मशहूर इंदिरा चौक जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर सुबह की भले ही हम देख रहे हैं कि सर्दी है, लेकिन सियासी जो तापमान है वो हमेशा से अमरोहा का भी खूब गर्म रहा है, और सियासी जो तापमान है या पारा है वो चढ़ता रहा है। यकीनन यहाँ के लोगों से भी जानेंगे, और यहीं से हम एक तरीके से शुरुआत करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की राय है, और ख़ास तौर पर 2022 को लेकर यहाँ की सरकार किसकी वो चुनेंगे, किस तरह का वो विधायक चाहते हैं, और कैसे जो मुद्दे हैं इस इलाके के उनको तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो देख रही हैं। क्या उन तमाम चीज़ों के समाधान या लोगों का जो यकीन है उसको जीतने की किस तरह से कोशिश की जा रही है, सियासी समीकरण किस तरह के हैं, उन तमाम चीज़ों को समझेंगे, और पूरी विधानसभा के मन को टटोलने की हम कोशिश करेंगे। चाहे वो चौक चौराहों की बातें हो, या फिर पान और चाय की दुकान की बातें हो, खेत खलिहानों की बातें हो, इस प्रोग्राम के जरिए तमाम लोगों के मन को टटोला जाएगा। तो चलिए मेरे साथ और देखिए बोल यूपी हल्ला बोल। बोल यूपी हल्ला बोल में हम आपको दिखा रहे हैं धनौरा विधानसभा में किस तरह का है सियासी हालात और क्या है आवाम का मिजाज। बात करने के लिए हमारे साथ गजरौला में मौजूद है, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने हम खड़े हैं। अलग अलग जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर है, आम लोग भी यहाँ पर है। हमें लाल टोपी भी नजर आ रही है। भाई साहब, लाल टोपी को तो रेड अलर्ट बता दिया था पीएम साहब ने। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और ये तो उनकी फितरत देश के भी है ना, देश के भी हैं, लेकिन उनकी तो फितरत है लोगों को जाति, धर्म और रंगों के आधार पर बांटने की। तो इसमें कोई वैसी बात तो है नहीं। बाकी लाल रंग तो आप सबको जानते हैं कि कैसा उसका रंग का कितना महत्व है देश के उसमें। तो ये कह रहे हैं कि पीएम जाति और धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। लाल टोपी को लेकर जो कमेंट्स किया था, आप पार्टी से जुड़े हैं, बीजेपी से, समाजवादी पार्टी ये तमाम आरोप लगा रही है। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मोदी जी ने शुरू से क्या क्या चली है सरकार की, सबका साथ सबका विकास, वो सबको साथ लेकर चले हैं। केवल ये पहले ही होता था, इसी की वजह से, इसी के चलते ये लोग पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, किसी जाति विशेष या किसी समूह विशेष का विकास होता था, वही हम लोगों पर हावी रहता था। उसके इतने दुराचार उसके ऐसे होते थे कि हमारी बच्चियां स्कूल जाने के लिए विचलित रहते थे। वैसे हम लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। हम लोग व्यापारी वर्ग से, हमारा धन सुरक्षित नहीं रह पाता था। हम लोग को व्यापार करने में बहुत कठिनाई होती है। सुरक्षित है भाई साहब, काफी कुछ हम तो संतोष में है भाई साहब। अच्छा, संतोष में है काफी। गजरौला की जनता है, धनौरा की जनता, ये बताएं कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो हम सुनते हैं, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, किसी को रंग से दिक्कत है, किसी को और चीज़ों से। गजरौला या धनौरा की जो जनता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, दिल्ली के इतने करीब है, 5 साल में हुआ क्या है, किस तरह के हालात हैं यहाँ? देखो, जैसा कि ये सबको पता है, 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। जैसे बीजेपी धार्मिक उन्माद के लिए मशहूर है, समाजवादी में मुस्लिमों को बढ़ावा है, बसपा में बहन जी होगी वो केवल एक समाज को वो करती हैं, तो देश के लिए कुछ नहीं सोचते। इन्होंने, बीजेपी वालों ने सारी देश की संपत्तियां बेच दी उद्योगपतियों को, अपने उसको इतना पैसा इकट्ठा कर लिया इन्होंने कि महल जैसे इन्होंने कार्यालय बना दिए पूरे जिले में, अस्पताल नहीं बनाए हैं। अब मुझे कहेंगे कि बीजेपी का विरोधी है, बीजेपी के विरोधी नहीं, जो गलत है हम उसके विरोधी हैं। तो आप तो सपा को भी गलत बता रहे हैं, तो फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है, देश के ईमानदार फौजियों को जो डेडिकेटेड है उनको कमान दे दो। अच्छा, फौजी भी है? हाँ, मैं देश की फोर्स का सदस्य रहा हूँ, 25 वर्ष रहा हूँ। सरकार तो लगातार इतना सारा काम कर रही है, सरकार गिनाती है, सेंटर से लेकर राज्यों तक के फौज के लिए तमाम चीजें कर रही है, पेंशन दे रही है, तमाम चीजें। क्या, किस तरह के हालात क्या है? कुछ नहीं है। 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पैरामिलिट्री की
पेंशन बंद कर दी, खुद पेंशन पे जिए। और आज की डेट में सैनिक को सम्मान उसी दिन मिलता है जिस दिन शहीद हो जाता है, उसके बाद उसको कोई नहीं पूछता। इस देश के अंदर नेताओं को 4-4 पेंशन है, विधायक को अलग हो गई, सांसद को अलग हो गई, लेकिन जो देश की पैरामिलिट्री का जवान है, जो सीमाओं की रक्षा करता है, इन लोगों को पता भी नहीं होगा जो यहाँ खड़े हैं। बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपी, सीआईएसएफ, जितनी पैरामिलिट्री है उसको 2004 के बाद पेंशन नहीं मिलती। हमारे यहाँ दिखावा बहुत है। बीजेपी की जो आईटी सेल है ना, वो इतना बड़ा दिखावा करती है, इतना बड़ा दिखावा करती है कि सबका माइंड वॉश कर रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि समाजवादी भी अच्छी है, वो लैपटॉप, हम लोग लालची इतने हो गए कि अपना जमीर दारू के बोतल पे, साड़ी पे, पैसों पे अपना वोट बेच देते हैं, तो देश तरक्की कहाँ से होगा? प्रधानमंत्री ने दीपावली या नववर्ष के सैनिकों के साथ मनाया है क्या? नहीं, कोई भी पर्व मनाया है क्या किसी प्रधानमंत्री ने? ये पूर्व फौजी का दर्द है, इसको भी सुनना मैं पड़ेगा। दर्द से सहमत हूँ, लेकिन भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या किसी प्रधानमंत्री ने कभी पहले मनाया है क्या दीपावली? बताओ, जनता से पूछो, पेंशन नहीं मिल रही जवानों को। जहाँ तक मुद्दा जब उठ गया है सैनिकों का, तो सबसे पहले श्री मुलायम सिंह यादव जी जब 96 में रक्षा मंत्री बने, तो पहले ये प्रथा थी, देखिए पहले ये प्रथा थी कि सैनिक की डेड बॉडी नहीं आती थी, उसके सिर्फ कपड़े आते थे। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने रक्षा मंत्री रहते ये व्यवस्था की कि उनके सह सम्मान उनकी डेड बॉडी उनके घर का आए। अभी ये प्रश्न उठाया इन्होंने कि समाजवादी जाति धर्म की बात करती है, ये गलत बात है। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों सभी धर्मों की बात करती है। जो वादा, अच्छा सुनिए, लड़ाई मत कीजिए, एक मिनट। आम लोगों से नहीं, आम ये बताएं कि आप नहीं, मैं जानना चाहता हूँ एज ए नागरिक आपसे कि मुद्दे यही तमाम चीजें हैं जो आप देखते हैं दिन भर की, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है। आप लोगों की समस्याएं भी तो है ना इलाके की। आम नागरिक को जो चाहिए वो चाहिए सुरक्षा, खाने पीने का इंतजाम। पहले जो सरकारें रही हैं उन महंगाई उसमें भी रही, लेकिन इन्होंने महंगाई बढ़ाई, रोजगार नहीं दिए, फिर भी लोगों ने कंप्रोमाइज किया। लेकिन ये अब आज की तारीख में धर्म की राजनीति कर रहे हैं। रिश्वत का बाजार इतना महंगा हो गया है कि जहां पहले कभी काम किसी के कहने से या वैसे हो जाता था, वो आज बिना पैसे के काम नहीं होता है। सही में ये है क्या कि भाई महंगाई बड़ा मुद्दा बन जाएगा, या तमाम जो बयानबाजी आप सुनते हैं रोजाना, भाई व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं, तमाम चीजें उन्हीं तमाम चीजों को लेकर लगी। आप जैसे जो नौजवान है, युवा है, वो क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो प्रदेश में जनता की जो डिमांड है, कोर डिमांड है, सुनिए, दिल्ली के स्कूल जाके देखिए, जो ये गरीब बच्चे हैं इस प्रदेश के, जनता में जो बदलाव आएगा, समाज में, प्रदेश में जो बदलाव आएगा, राष्ट्र में, वो एजुकेशन से आएगा। आप उत्तर प्रदेश की एजुकेशन देखिए, यहाँ के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जो ABCD भी नहीं जानते, 5वीं क्लास के बच्चे, और वही बच्चे दिल्ली में जो प्रथम और द्वितीय क्लास में पढ़ते हैं, उनका स्टेटस यहाँ के सेंट मैरी के बच्चों से अधिकतर है। मैं चाहता हूँ कि ग्राउंड पे उत्तर प्रदेश में एजुकेशन को सबसे ज्यादा प्रमोट हो, जिससे हमारा राष्ट्र जो है एक अलग लेवल पे जाए। और जो लेकिन एजुकेशन की बात होती है क्या? चुनाव में तो अलग अलग तरह की बातें हो रही है, धर्म की, जात की, इन तमाम चीजों को लेकर। यूपी में एजुकेशन, रोजगार, ये मुद्दे होने चाहिए। एजुकेशन रोजगार में बीजेपी थोड़ा पीछे है। बाकी सड़क बनवा दी, धर्मस्थल बनवा दिए, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन एजुकेशन के मामले, रोजगार के मामले कैसे चल रहा है व्यापार? व्यापारी है आप लोग क्या? नहीं, मैं तो खैर कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, बाकी एजुकेशन और इसके रोजगार के मामले में बीजेपी पीछे है। अपने अपने धर्म, राम मंदिर बनवाया, ये काम अच्छे भी हैं, और बाकी सड़क बनवा रही है, लेकिन सबसे कुछ नहीं होता। जब तक आदमी का पेट नहीं भरेगा तो वो पेट वाकई मतलब क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तमाम बातें कह रहे हैं, असर क्या है और किस तरह के व्यापार धंधे कैसे हैं, रोजगार कैसा है? देखिए, जब तक हर आदमी अपने के बारे में नहीं सोचेगा, और यहाँ पे क्या हो गया कि सरकारों ने वोट बैंक के चक्कर में और अपने स्वार्थ के चक्कर में पब्लिक को एक प्रकार से निकम्मा भी बना दिया। अच्छा, अगर हम ऐसा क्यों? अगर हम देशभक्ति की बात करते हैं तो ऐसे देशभक्ति की बात ऐसे नहीं कि वो बॉर्डर पे जाके आप वहाँ देशभक्ति दिखाएं। अगर हम गजरौला में ही हैं, अगर हम यहाँ पे अपनी साफ सफाई मेंटेन कर रहे हैं, अपनी लोगों की समस्याओं को भी सोच रहे हैं या उनको समझ रहे हैं। समाजवादी सरकार हो या बसपा सरकार हो, हमारे यहाँ डींगरा बिजली घर था। अच्छा, वो 17 सालों से किसी से नहीं बन पाया। बीजेपी सरकार में विधायक राजू तरारा हैं, उन्होंने बनवा कर तैयार करा। तीन सरकार चली गई, 17 साल हो गए। चाहे ढाको वाली सीसोवाली वाला पुल हो, 70 साल हो गए, वो किसी से नहीं बना। अच्छा ये बताओ मुझे, सुनिए एक सेकंड, हाँ रुक जाओ। नहीं आप भाई आप बीजेपी से जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों से बात करना चाह रहा जो अभी हमारे क्षेत्र में आए दिन रोज चोरियां होती हैं।
चोरियां, अरे चोरियां खूब हो रही है। कहाँ कह रहे चोरियां? कोई चोरी खत्म नहीं हुई, खूब चोरियां हो रही हैं, खूब चोरियां हो रही हैं। पहले सुनो पहले, अरे पहले बात तो सुनो। पहले क्या होता था? पहले तुम बोल लो भाई। देखो पहले क्या था, समाजवादी वाले हुटर मारते हुए जाते थे बत्ती लगा के, आज बीजेपी वाले हुटर और रेड लाइट लगा कर घूमते हैं। तो तुम अच्छे कहां से हो गए? सबसे पहले जी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। और मैं कहता हूँ जो सरकार है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीनों खत्म है ना। शिक्षा अच्छी है, शिक्षा के नाम पर ये लोग क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। और वो सिस्टम ये अपने लोग, ये अपने वैल्यू पे जनता इकट्ठे नहीं कर सकते ये लोग, ठीक है ना। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, शांत हो जाओ। अगर बोलने का वो रखते हो, अगर बोलने का तो सुनने का भी रखो। एक मिनट आप मुझे देंगे? जिस आप गजरौला में खड़े हो, ये गांव था। गांव से टाउन किसने बनवाया? टाउन से नगर पालिका किसने बनवाया? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किसने बनवाया? औद्योगिक क्षेत्र किसने बनवाया? ये तो वो लोग हैं। 2-3 मुद्दों पे तो भाई क्राइम खत्म हुआ है, सब लोग कह रहे हैं। डायल 100 अखिलेश यादव व्यवस्था लाए, पूरे देश में सबसे पहली व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर। ये तो वो लोग हैं, 112 नंबर कर दिया उसका। क्राइम की बात करते हैं आप, ऑफिशियल डेटा निकालो। मैं फालतू बात नहीं कहता, लीगल बात कहता हूँ। ऑफिशियल डेटा निकालो उस सरकार का और इस सरकार का, और आप ये तुलना करो कि क्राइम कितना बढ़ चुका है इस महीने में। 1 महीने का आप क्राइम ले लो। इन्हें कब्रिस्तान दिखाई दिए, लेकिन शमशानों के लिए पैसा दिखाई नहीं दिया। इन्हें हज हाउस दिखाई दिया, श्रवण यात्रा के तहत जो यात्राएं कराई वो दिखाई नहीं दिए। बच्चियों को पैसा सिर्फ सबको मिला, नौजवानों को लैब में। सबसे खराब गवर्नमेंट सपा गवर्नमेंट, सबसे खराब गवर्नमेंट, भाजपा सबसे अच्छी गवर्नमेंट। देखिए, अगर धनौरा विधानसभा की बात करें तो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी कह रही है कि विकास किया है। समाजवादी पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता है, वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। 2012 में जब उनकी उससे पहले अगर बात करें, जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की 2012 में बनी थी, तब विकास हुआ था। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इसी तरह से चलती रहेगी। आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन लोगों के जो आवाम के मुद्दे हैं वो भी उठे और लोगों ने इस बात को कहा कि कुछ चीज़ों पर यकीनन काम हुआ है, लेकिन रोजगार हो या फिर जो स्कूली तालीम है उसका जो मामला है उसको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी है। उस तरह से काम करने की जो ज़मीन पर ज़रूरत थी वो अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं सरकार की तरफ से कि आगे आने वाली जो भी सरकार होगी, जो भी विधायक वो चुनेंगे, वो कम से कम इस दिशा में भी काम करे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। दूसरी जो जगह है धनौरा विधानसभा की, किस तरह से जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो कहते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, किस तरह से वो सोच रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर, ये आपको दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि बोल यूपी हल्ला बोल, और हम आपको दिखा रहे हैं धनौरा विधानसभा का हाल, किस तरह से इस इलाके में काम किया गया, लोगों की समस्याएं क्या है, किस तरह के हालात है। क्योंकि सियासी जो बहस है वो भी तमाम चौक चौराहों पर हो रही है। खेत खलियानों में हम पहुंचे हैं इस वक्त, आलू के खेत में हम मौजूद है जहां से आलू निकाला जा रहा है। फसल पककर की तैयार हो चुकी है और मंडी ले जाया जा रहा है। इस पूरे इलाके की बात करें तो आपको गन्ना भी नज़र आएगा, गेहूं की जो फसल है वो भी आपको नज़र आएगी, और आलू भी यहाँ पर पैदा होता है, और बरसात के दिनों में धान भी यहाँ पर पैदा होता है। कुछ किसान हैं, क्योंकि आलू का खेत जब आप देखते हैं, चाहे हम गेहूं की भी बात करें, जब पककर तैयार होता है उसको काटने के लिए भी काफ़ी जो लोग हैं वो रहते हैं। इसी तरह से आलू की फसल जब आलू निकाला जाता है खेतों से, जो निकाला जा रहा है इस वक्त, तो बहुत बड़ी एक तादाद रहती है। तकरीबन 2 बीघे के खेत में ही जिसमें हम खड़े हैं, तकरीबन 2 बीघे का ये खेत है। 50 से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग हैं। ये बताएं कि किस तरह के हालात है, लागत किस तरह से लगाई थी और अभी दाम मंडी में क्या है, सही मिल रहा है? क्योंकि किसानों का मामला बहुत बड़ा एक मुद्दा इस चुनाव में है। मंडी के दाम जो उसके जिस अकॉर्डिंग खरीदा गया उस रेट से तो आधे के रेट में ही जा रहा है। कितनी लागत लगी होगी? तकरीबन कितने बीघे का खेत है? तकरीबन 2 बीघे का खेत है। अच्छा। और इसकी लागत की बात करें तो समझो 35,000 रुपये इसकी लागत आ जाती है। 35,000 रुपये। और अभी इसकी बात करें जो सेल हो रहा है वो 15,000 रुपये में सेल हो रहा है, लगाने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो इतना नुकसान है? जी हाँ, बिल्कुल है। कैसे, मतलब ये आप लोगों जब इसको बेचने का वक्त आता है, आलू को, अभी फसल को आप मंडी में बेचने जाएंगे,
तो लागत अचानक से कम होती है मंडी में कि भाई मार्केट रेट डाउन हो गए, और फिर जब फसल का वक्त नहीं होता और मंडी में पहुंच जाता है, उसके बाद जब लोगों के पास तक पहुंचता है तब महंगा होता है आलू? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब व्यापारी का टाइम आता है कि बेचने का, व्यापारी वो अपना 1600 कुंटल में बेचेगा, और जब किसान का माल उठने का टाइम पे जाता है, या तो तादाद ज्यादा होती है आलू की, तो इसके अकॉर्डिंग। एक कट्टा कितने का ये बोरी जो है, ये बोरा? अभी 400 रुपए जा रहा है। 400 रुपए का? हाँ, और इसकी खरीदारी जो भी है इसकी वो कम समथिंग 1500-1600 रुपए हुई जब लगाया ना बीच टाइम पे। जब लगाया था, इधर की तरफ देखिए, जब लगाया था तब 1500 के करीब लगा। 1500 का था भी। तो नुकसान में क्यों बेच रहे हैं? नुकसान क्या रहा है, कहाँ करेंगे इसे, गिरेंगे कहाँ पे से? अब कहाँ गिरेंगे इसे, बेचना तो पड़ेगा। ये सब ये आलू ही फसल का ही ये हाल है, या सभी फसलें इसी ज्यादातर फिर प्रॉब्लम इसी तरह की होती है? ज्यादा जैसे कच्ची खेती हुई, आलू जैसे मिर्च वगैरह या अरबी वगैरह, ये सब यही हाल होता है। यही हाल होता है। अभी चुनावी सीजन है और भाई तमाम जो लोग हैं वो भी वोट मांगने आ रहे होंगे आपके इलाके में। किसानों के मामले को लेकर खासतौर पर, चाहे दिल्ली में हमने देखा कि अलग अलग जो बॉर्डर थे वहाँ पर किसान बैठे थे, उसके बाद तीनों कानून जो है वो वापस ले लिए, उन तमाम चीज़ों का असर है क्या यहाँ पे? क्या चीज़ है यहाँ? तो कोई असर नहीं है सर। कोई असर नहीं है। तो आप लोग सरकार के समर्थन में है? हाँ, सरकार समर्थन में। अच्छा, भले ही फसल के दाम कम मिल रहे हो? हाँ, भले कैसी हो, चाहे आपको भरोसा नहीं है क्या कि अगर सरकार बदली तब भी चीजें नहीं बदलेगी, ऐसा है या क्या है? हमें तो हर सरकार में ऐसे ही दिखता है जी। अच्छा। गरीब आदमी तो पिसता ही पिसता है, मजदूर। ये तो अमीर लोगों के हैं सारी सरकारों के मसले, गरीब तो यहाँ का यहाँ ही है। गरीब यही है, चाहे सपा हो। यहाँ मजदूरी नहीं है, रोजगार नहीं है। अच्छा, जो सरकार एक दे रही किसानों को, चाहे वो केंद्र की तरफ से जो 2000 रुपए आ रहे हैं मोदी सरकार दे रही है, राज्य में भी इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं, उन तमाम चीजों का लाभ मिल रहा है? वो पढ़े लिखे लोगों के लिए मिल रहा है, हम जैसे अनपढ़ आदमियों को कुछ नहीं मिल रहा। ना हमारे ना आपके अकाउंट है? अकाउंट है, नहीं आते पैसे, आज तक नहीं आए। मतलब पटवारी पहले पैसे लेता है, फिर कहता है कि पैसा तब आएगा नेट पे, वो भी चढ़वाते ना ये लोग। जो प्रधान है वो सब लोग नहीं आप लोगों की मदद करते? ना, हमारे नगर तो कोई भी, हम 20 साल हो गए इस गांव में, हमारे नगर ही प्रधान है भी। जो शौचालय है घर घर, शौचालय भी नहीं बने हमारे तो। शौचालय भी नहीं बना हमारे तो। कौन सा गाँव है आपका? ये सकरथली मापी। शौचालय बने ही नहीं गाँव? ना अभी नहीं बनी। 100 साल अभी ना बनी यार। राशन भी जो गूंठा लग गया दिल गया ना, तो कतई भी ना मिलता। राशन मिलता नहीं मिलता, जो गूंठा लग गया तो गूंठा आता ही ना। तो ये बताओ आंटी की जो प्रधान है कोई मदद नहीं करता? कोई भी कोई भी किसी की ना करता। आपको 2000 रुपए नहीं आते? बिल्कुल भी नहीं। क्या बोलता है पटवारी को जब आप बोलती हो प्रधान को कि भाई किसान निधि के तो पैसे सरकार भेज रही है? तो न तो जना क्या क्या बनवाया क्या, और फिर हमें तो पता दिया ना, नंबर दे दिया, ठाता ना फोन भी। कितने पैसे लिए आपसे? मैंने 400 रुपए दे दिया, 500 का 100 और मांग रहा था, जब फिर दे लूंगा। अच्छा, और क्या बोला था उन्होंने? क्या करेगा? काम तुम्हारा 60 साल भी हो जाएगा और जमीन के भी आ जाएंगे। मतलब 60 साल की जो पेंशन होती है वो भी मिल जाएगी, और जमीन के जो पैसे मिलते हैं किसान निधि के, ये भी आएंगे। ये भी आएंगे। कब लिए थे पैसे? सावन के महीने में। जो तो मैं जानती ना, जनवरी हो या फरवरी हो, क्या हो, सावन का महीना था। साल बिल भी देना है और सब बात है, 2 महीने बाद पकड़ने वाले क्यों आ जा? अच्छा, बिजली के बिल के मामले में वो सरकार की ना है। अच्छा, वो भी पैसे लेते हैं, वो भी पैसे बिजली माफ करवाने गाँव में कि झड़ा सब मोदी को देंगे वोट। अच्छा, बिल निकालने आते हैं, उल्टा सीधा बिल बनाते हैं, कहते हैं कुछ हमें चाय पानी कराओ तो हम कुछ कम कर दें। आ रहे नहीं आप लोगों के पास वोट मांगने? नेताजी आते हैं एक बार, बस एक बार आते हैं। अभी जो इलेक्शन के लिए भाग दौड़ चल रही है, टिकट नहीं मिला ना, वैसा आ रहे हैं। कौन कौन लोग आ रहे हैं? अभी मतलब इधर के हसनपुर साइड के ज्यादा आ रहे हैं। अभी नुकारे टिकट नहीं मिला, पर इस पार्टी से लेना चाह रहे हैं, अगर मिल गया तो फिर आएंगे। तो उन लोगों को बताना कि भैया पैसे ले लिए हमसे और वो नहीं करते। हमने तो नहीं कही, हमारी 60 साल बनवा दो बन की, किसी ने ना सुनी हमारी, तो आज तक भी ना सुनी। तो ये जमीनी सच्चाई है। एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने, खासतौर पर मरकजी केंद्र सरकार की बात करें तो उसकी तरफ से जो स्कीम चलाई गई है किसान निधि के तहत 2000 रुपए अकाउंट में डाले जा रहे हैं। ज़मीन में पर यह सच्चाई है कि कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जो पटवारी है वो पैसा लेता है, और ये कहा जाता है पटवारी की तरफ से कि वो पैसे आने लगेंगे किसान निधि के, उसके साथ साथ पेंशन बनवाने के लिए भी, जो वृद्धा पेंशन है और दूसरी
जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए भी। तो ये बुनियाद में ही एक तरीके से भ्रष्टाचार है और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत, जिस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए थे सरकार की तरफ से कहा तो जाता है, लेकिन जो सच्चाई है ज़मीन की उसको हमने आपको दिखाया कि किस तरह से तमाम लोग जो ज़मीन पर काम करते हैं, खेती करते हैं और इस उम्मीद में कि सरकारी जो योजनाएं हैं, और सरकार भी ये चाहती है कि लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे। खुद देख लीजिए कि सच्चाई क्या है और किन लोगों की वजह से ऐसा है। जो बीच में अधिकारी, जो अफसर है, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो इन लोगों तक लाभ पहुंचाए सरकारी योजनाओं का, वो खुद ही रिश्वत लेते हैं। ये आरोप ये तमाम जो महिलाएं हैं जो इस वक्त आलू के खेत में काम कर रही है वो लगा रही है और उन योजनाओं का लाभ सरकार की इन लोगों तक नहीं पहुँच रहा। बोल यूपी हल्ला बोल में हम आज पहुंचे हुए हैं धनोरा विधानसभा में और लगातार लोगों से बातचीत हो रही है, उनके मन को टटोलने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं धनोरा में ही। ये बताएं कि किस तरह के काम धंधे कैसे चल रहे हैं, क्या इस हालात हैं और चुनाव में लोग वोट मांगने आने लगे अभी या नहीं आए? अभी कोई अभी कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ। क्या नाम, रालोद और इसका गठबंधन है समाजवादी का। अभी कोई कैंडिडेट हमारे सामने नहीं आया। अगर कोई कैंडिडेट आता है तो हम उसे गठबंधन को वोट देंगे। आप गठबंधन को वोट देंगे? हाँ, गठबंधन को वोट देंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि भाई गठबंधन को वोट देना चाहिए? बीजेपी को नहीं लग रहा है। बीजेपी हमारा हमेशा अगेंस्ट काम करती है, मुसलमानों के, मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। मॉब लिंचिंग हो रही इतनी यूपी के अंदर, ये क्यों हो रही? इस पर कोई आवाज उठाता है? मुसलमानों उठाता है आवाज? अवैसी साहब आवाज उठाते हैं सबसे पहले लोकसभा के अंदर, हर मंच पे टीवी डिबेट में अवैसी साहब आवाज उठाते हैं मुसलमानों के हक में। और बताओ समाजवादी कौन जवाब उठाता? कोई नहीं। अखिलेश यादव भी नहीं उठाते, चुप हो रहे रहते हैं। अभी उसमें उन्नाव में उसे मार दिया अल्ताफ लड़के को 2.5 फीट की टोटी से। तो उस पर सुनो मेरी बात, 2.5 फीट की टोटी से कोई खुदकुशी कर सकता है? कोई ये बताओ आप मुझे। कोई नहीं कर सकता ना। तो उसके बारे में वो टीवी तक नहीं कर सकते। टीवी में उन्होंने क्या लिखा कि नाम समाजवादी अखिलेश यादव जी ने सिर्फ एक युवक को नाम मतलब फांसी दे दी, खुद से कर ली, उसका नाम तक नहीं लिखा। क्यों? नाम से जाहिर हो जाता कि मुसलमान है। अवैसी साहब ने क्लियर नाम बताया। सही बात है क्या कि भाई मुसलमानों का एक सूत्री एजेंडा है कि बीजेपी को हराना है, इसलिए वो वोट गठबंधन को देगा? या जिस तरह से वो कहते हैं लोग तमाम जो कि भाई विकास के लिए, अपनी तरक्की के लिए और फलाह व बहबूद के लिए वोट देना चाहिए, उन चीज़ों पर क्यों अमल नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान सिर्फ बीजेपी के खिलाफ है। अभी अमित शाह मुरादाबाद आए थे तो वहाँ पे बहुत मुस्लिम लोग थे और बनारस में भी मुस्लिम लोगों ने पूरा समर्थन दिया है। और लोग जो कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, तो चाहे वो बीजेपी के हों, उन्होंने हमेशा अखिलेश के खिलाफ रहना है। उसी प्रकार कुछ जो अखिलेश को फॉलो करते हैं, उन्होंने बीजेपी का विरोध करना ही करना है। लेकिन जो विकासशील लोग हैं, यदि उन्हें फ़ायदा लगा है, जैसे उनकी बेटियों के शादी के बाद उनको चेक मिला है मुख्यमंत्री योजना के तहत, तो वो लोग अभी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि समाज का विरोध नहीं झेलना चाहते वो मुस्लिम लोग। लेकिन फिर भी उनका मूक समर्थन बीजेपी के साथ है। मुझे ये बताओ कि आपको क्यों लगता है ऐसा कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आपको आपकी हिस्सेदारी दिखाई नहीं जाती? क्या बीजेपी छुपाने की कोशिश करती है, पार्टी छुपाती है, या क्या वजह है, क्या चीज़ है? नहीं, छुपाने की तो ऐसी बात है भाई साहब। अभी हमने अखबार में पढ़ा था कि जो कोरोना मरीज के जो लोग मारे गए थे उनका डाटा गायब हो गया। तो हमारा डाटा कहाँ से रखेगी सरकार? समझो बात को आप। अभी अखबार में दिया था ना कि डाटा गायब है, किसी का नहीं पता, किसी को 5 लाख चलेगा तो किसी को 5,000 भी ना मिले। तो ये तो डाटा वाली बात है, तो वो जाने। लेकिन ये जो अपने जबान से कहते हैं ना कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के नेता आते हैं आपके लोगों के पास वोट मांगने? हमने बिल्कुल सपोर्ट किया। हम रैलियों में गए हैं, भाजपा वालों के रैलियों में गए हैं। हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है, सारी सभाओं में हम गए हैं उनकी। हम खिलाफी नहीं करते हम किसी भी पार्टी की। तो बिल्कुल जो भी कैंडिडेट आए, क्योंकि चुनावी मौसम है और अभी हालांकि टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ है, नाम तय नहीं हुए हैं किसी भी पार्टी की तरफ से, अगर जो बड़ी पार्टियां, खासतौर पर हम समाजवादी पार्टी की या बीजेपी की बात कर रहे हैं तो। लेकिन जो भी उम्मीदवार या जो भी लोग आप लोगों के पास आ रहे हैं उनसे ये कहेंगे कि उनसे सवाल कीजिए, मुद्दों पर उनसे सवाल कीजिए। जो मौजूदा विधायक है उनसे पूछे कि 5 साल में उन्होंने क्या किया। जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछे कि आपका रोड मैप क्या है, आपके मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि वोट आपको देना है। उसके लिए आपको बेदार होना पड़ेगा, अपने मुद्दों की समझ लानी पड़ेगी। रोज़गार, तालीम और इन तमाम चीज़ों को लेकर आप सवाल करेंगे तो यकीनन उन्हीं मुद्दों पर फिर वोटिंग होगी और एक दबाव बना रहेगा जिसको भी आप चुनेंगे। तो बोल यूपी हल्ला बोल के इस एपिसोड में इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए जी सलाम।